लेट अस स्टार्ट अ डेली करंट अफेयर सेशन जिसमें हम 17th एंड 18 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। तो साइंस और मैथ ओलंपियाड्स में हमने स्कूल टाइम पे बहुत बार पार्टिसिपेट किया होगा। एंड ऐसा ही एक इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड जो कि रिसेंटली कजाकिस्तान में हुआ, एंड इंडिया ने वहां पे गोल्ड मेडल जीत के रचा इतिहास एंड किया भारत का नाम रोशन। सो इंडिया शाइन्स एट 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 इन कजाकिस्तान. The Indian team, which participated at the 35th International Biology Olympiad, achieved remarkable success with one student winning a gold medal. तो एक स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल जीता और 3 स्टूडेंट्स ने सिल्वर मेडल सिक्योर किया। तो टोटल 4 मेडल्स जीते इंडियंस ने, जिसमें से एक को मिला गोल्ड मेडल और 3 स्टूडेंट्स को मिला सिल्वर मेडल। द 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड वॉज हेल्ड एट अस्ताना, कजाकिस्तान। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ? अस्ताना, कजाकिस्तान, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। सो कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में है। The medal winners are Vedant Sakre from Mumbai, Ishan Padnikar from Ratnagiri, Shrijit Shivkumar एंड यशस्वी कुमार फ्रॉम बरेली, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से वेदांत साकरे ने जीता गोल्ड मेडल। तो ये नाम याद रखना है, वेदांत साकरे ने गोल्ड मेडल, उसके बाद ईशान पेडनेकर, श्रीजीत शिव कुमार एंड यशस्वी कुमार ने जीता सिल्वर मेडल्स। तो एक स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल जीता एंड 3 स्टूडेंट ने सिल्वर मेडल जीते। तो इस इवेंट में टोटल 305 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम अराउंड 80 कंट्रीज। तो 305 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम अराउंड 80 कंट्रीज, जहां पे 29 गोल्ड मेडल्स थे। सो टोटल 29 गोल्ड मेडल्स थे डिफरेंट कैटेगरीज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपियाड है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें इसको सारे फैक्ट याद रखने हैं कि कहाँ पे हुआ। अस्ताना, कजाकिस्तान में। इंडिया ने एक गोल्ड मेडल एंड 3 सिल्वर मेडल्स जीते। और कौन सा एडिशन था ये? 35th एडिशन था इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का। यूजीसी अस्मिता प्रोजेक्ट 22,000 Indian language books to transform higher education. The Ministry of Education and the University Grants Commission unveiled an ambitious project aimed at enriching the landscape of Indian language literature in higher education. This groundbreaking initiative known as Asmita. तो इस इनिशिएटिव का नाम है अस्मिता, जिसकी फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। तो हमें पता ही होगा, ज्यादातर जो बुक्स हैं हायर एजुकेशन लेवल पे, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो ज्यादातर बुक्स इंग्लिश में हैं। अगर हम एमबीए की बात करें, बीटेक एमटेक की बात करें, एमएससी की बात करें, तो ज्यादातर जो बुक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेजेस में है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें अराउंड 1000 बुक्स को 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो हर लैंग्वेज का 1000 बुक्स को ट्रांसलेशन किया जाएगा टू डेवलप एंड इम्प्रेसिंग 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो नेटिव लैंग्वेजेस में जैसे कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऐसी लैंग्वेजेस में इन बुक्स को ट्रांसलेट करके ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन है जगदीश कुमार। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन है जगदीश कुमार। और अस्मिता की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। INS दिल्ली विंस बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट 2024। तो रिसेंटली विशाखापट्टनम में फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन हुआ। विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पे फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन हुआ, जहां पे ऑनर किया गया ईस्टर्न फ्लीट्स की टैक्टिकल सक्सेसेस ओवर द पास्ट ईयर। तो जो भी ईस्टर्न फ्लीट में शिप्स हैं उनको ऑनर किया गया। तो इसी में आईएनएस दिल्ली, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसको नेम किया गया एज द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। तो आईएनएस दिल्ली एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसको नेम किया गया बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। एंड इसी के साथ साथ आईएनएस कावारती को बेस्ट शिप इन द कैटेगरी ऑफ कॉर्वेट्स, ओपीवीज एंड एलएसटीज। तो ये दोनों याद रखने हैं, आईएनएस दिल्ली को बेस्ट शिप का अवार्ड मिला और आईएनएस कावारती को बेस्ट शिप इन द कैटेगरी ऑफ कॉर्वेट्स, ओपीवीज एंड एलएसटीज। तो इसी के साथ साथ हमें 2-3 चीजें और याद रखनी है कि हमारे नेवल चीफ कौन है। हमारे नेवी के चीफ कौन है? तो हमारे नेवल चीफ है दिनेश के त्रिपाठी।
दिनेश के त्रिपाठी हमारे नेवी के चीफ हैं, और नेवी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 दिसंबर को। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है कि नेवी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 दिसंबर को। और हमारे नेवी के चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी। द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व्ड ऑन 17 जुलाई। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है, सॉरी, द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व किया गया 17 जुलाई को। तो हर साल 17 जुलाई को द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस and honor the fight against impunity for serious crimes affecting the global community। तो 17 जुलाई 1998 में रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया। तो 17 जुलाई 1998 में रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया, जिससे एस्टैब्लिशमेंट हुआ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई 1998 में थ्रू अडॉप्शन ऑफ रोम स्टैट्यूट, जिसमें टोटल 124 कंट्रीज हैं। तो 124 कंट्रीज इसके मेंबर है, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू दी रोम स्टैट्यूट। और इसी के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है, ये यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस की एजेंसी नहीं है। सो इट इज नॉट एन यूएन एजेंसी और ऑर्गन। तो ये यूनाइटेड नेशंस की कोई एजेंसी नहीं है, ये सेपरेट एग्रीमेंट हुआ था रोम स्टैट्यूट, जिसके बाद ये बना आईसीसी। और अगर हमें याद होगा लास्ट ईयर 2023 में जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ भी इन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया था फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन यूक्रेन। हमें पता है रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, तो उसी के लिए इन्होंने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया था, क्योंकि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा था यूक्रेन में। तो ये हमें याद रखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। The International Criminal Court is the first permanent international court and has jurisdiction over the crimes under international law including genocide, war crimes जैसे हमने देखा पुतिन के बारे में, रशिया यूक्रेन वॉर, crimes against humanity and crimes of aggression committed on or after 1 जुलाई 2002। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दी हेग, नीदरलैंड्स में। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर भी याद रखना है, दी हेग, नीदरलैंड्स में। और ये भी याद रखना है, ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है। इसी के साथ साथ हमें यूनाइटेड नेशंस की मेन ऑर्गन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के मेन 6 ऑर्गन्स हैं, जो कि 1945 में एस्टैब्लिश हुए थे जब यूएन फाउंड हुआ था। फर्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसमें टोटल 193 कंट्रीज मेंबर्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। जनरल असेंबली में टोटल 193 कंट्रीज है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। उसके बाद यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको यूएन इकोसॉक भी कहा जाता है, यूएन इकोसॉक, जिसमें टोटल 54 मेंबर्स हैं, जिसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 3 साल के लिए। तो टोटल 54 मेंबर्स होते हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 3 साल के लिए। उसके ट्रस्टीशिप काउंसिल जो अभी ऑपरेशन में नहीं है। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशंस की प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसका हेडक्वार्टर भी हेग, नीदरलैंड्स में ही है। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर दी हेग, नीदरलैंड्स में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी हेग, नीदरलैंड्स में ही है। तो दोनों हमें याद रखने हैं। एंड लास्ट इज यूएन सेक्रेटेरिएट, जिसको हेड करते हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो ग्यूटेरेस यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमें याद रखने हैं। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2024 थीम, इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो हर साल 18 जुलाई को 18th जुलाई को द वर्ल्ड यूनाइट्स टू सेलिब्रेट नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, ऑनरिंग द लाइफ एंड एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ वन ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट इंस्पायरिंग फिगर्स। For 2024, the theme, It's Still in Our Hands to Combat Poverty and Inequality, resonates deeply with Mandela's lifelong commitment। अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो अपर्थाइड जिसको हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो नेल्सन मंडेला का संघर्ष अपर्थाइड या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ रहा,
जिसके लिए उनको अप्रोक्सीमेटली 27 साल जेल में भी रहना पड़ा, बट इन्होंने हार नहीं मानी एंड 1993 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला। ये अपार्थाइड के खिलाफ लड़ती रही और इनको 1993 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला। उसके बाद 1994 में ये साउथ अफ्रीका की फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बनी। 1994 में साउथ अफ्रीका की फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बनी। तो इनका जो पावरफुल मैसेज है वो एक्नॉलेज करता है प्रोग्रेस मेड सिंस मंडेला's टाइम, हाईलाइटिंग द persistent challenges that continues to plague societies ग्लोबली। तो अभी भी अगर हम देखें सोसाइटीज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशन, जब ब्रिटिश ने हमारे कंट्री पे राज किया था तब भी डिस्क्रिमिनेशन था कि ब्लैक्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है और वाइट को सुपीरियर सुपीरियर जीन्स माना गया था। तो इसी के खिलाफ इनका संघर्ष रहा। तो इसी को ऑब्जर्व करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और इस साल की थीम हमें याद रखनी है, इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। Center reconstitutes नीति आयोग includes union ministers from NDA allies। तो रिसेंटली 4 जून को नई कैबिनेट फॉर्म हुई एनडीए 3.0। तो इसी के चलते नीति आयोग को भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, बिकॉज अभी बीजेपी की मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी के पास 240 एमपीस है और उन्होंने टीडीपी जेडीयू जैसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। The center has reconstituted the नीति आयोग, the apex public policy think tank। तो ये एक apex public policy think tank है of the union government following changes in the council of ministers, जिसमें नरेंद्र मोदी remains the chairperson। तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ही इसके चेयरपर्सन होंगे। और इकोनॉमिस्ट सुमन के बैरी कंटिन्यू करेंगे एज द वाइस चेयरपर्सन। तो वाइस चेयरपर्सन हमें याद रखना है, सुमन के बैरी वाइस चेयरपर्सन के तौर पे कंटिन्यू करेंगे। द रिकॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग इंक्लूड्स 4 फुल टाइम मेंबर्स। तो इसमें 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे जिसमें इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट पार्ट करेंगे, एंड 15 यूनियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग दोस्त फ्रॉम बीजेपी लाइक सर्विंग आइदर एज एक्स ऑफिशियल मेंबर्स और स्पेशल इनवाइटीज। तो हमें याद रखना है कि वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, सुमन के बैरी, और टोटल 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे एंड 15 यूनियन मिनिस्टर्स इसमें पार्ट लेंगे। तो अगर हम नीति आयोग की बात करें तो जब 12th 5 ईयर प्लान बना था 2012 से लेकर 2017 तक, तो उसको कट शॉर्ट किया था नीति आयोग ने इन 2015, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने कट शॉर्ट किया था 12th 5 ईयर प्लान को, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1 जनवरी 2015 में। It was formed as a think tank having wider expertise and domain knowledge in issues of today's time where one size fits all approach is obsolete। तो हमें पता है एआई आ रहा है, बिग डाटा, सो ये सब चीजें आज के टाइम में बहुत डोमेन नॉलेज चाहिए, इसको वाइडर एक्सपर्टीज चाहिए, तो उसी के लिए ये थिंक टैंक बना। नीति आयोग एम्फोसिस ऑन बॉटम अप अप्रोच। तो इसकी जो एम्फोसिस होगा बॉटम अप अप्रोच होगा कि ग्रास रूट लेवल से लोगों को उठाया जाए ताकि मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम किया जाए, सेंटर और स्टेट्स में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो। टिम वॉकर्स द प्रिजनर ऑफ भोपाल, अ नॉवल कॉमेमोरेटिंग द 40th एनिवर्सरी ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो यहाँ पे हमें 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट इज, इस बुक का, इस नॉवल के राइटर कौन है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। तो इस नॉवल के राइटर है टिम वॉकर, हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज टिम वॉकर, और इनका नॉवल है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। सेकंड, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो कहाँ हुई थी, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी December 3, 1984 में हुई थी। December 3, 1984 में, when मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, तो इस गैस का नाम भी याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी एक पेस्टिसाइड प्लांट से जिसको ऑन किया था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने इन भोपाल, इंडिया। तो ये ट्रेजेडी 1984 में हुई थी जब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी फ्रॉम अ पेस्टिसाइड प्लांट जिसको ऑन करता है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इन भोपाल, इंडिया, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये बुक aimed at young readers commemorates the 40th anniversary of one of India's devastating industrial disasters। तो ये वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना गया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। हरियाणा अनाउंसेस 10% जॉब कोटा, 60,000 सब्सिडी फॉर अग्निवीर। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि अग्निवीर स्कीम है क्या। तो अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई थी जून 2022 में।
to recruit personnel below the rank of officers to the Indian Armed Forces for a short period of 4 years. तो ऑफिसर लेवल के नीचे जो भी रिक्रूट्स करने थे फॉर द पीरियड ऑफ 4 years, वो अग्निवीर स्कीम के, सॉरी यहाँ पे मिस स्पेल हुआ है, अग्निपथ नहीं है, अग्निवीर है। At the end of 4 years, up to 25% of recruits called Agniveers join the service on a permanent commission. For example, 1 लाख लोगों को अग्निवीर स्कीम के अंदर लिया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, बट उसके बाद ओनली 25%, दैट इज 25,000 रिक्रूट्स को ही परमानेंट कमीशन पे ज्वाइन करवाया जाएगा. सो दिस इज द अग्निवीर scheme. Besides the salary and other risk and hardship allowances, Agniveers receive approximately 11.71 lakhs as a lump sum package from Seva Nidhi, a mutually contributed government fund. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में सैलरी कितनी होगी. 21,000 सैलरी होगी एंड 9,000 वो कंट्रीब्यूट करेंगे. सिमिलरली 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगी, जो टोटल 4 साल के बाद बनेगा 11.71 लाख एज सेवा निधि पैकेज जो इनको दिया जाएगा. सो अग्निवीर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहती है. इसको याद रखना है कि ये कब लॉन्च हुई थी, जून 2022 में, ताकि जो ऑफिसर लेवल्स के नीचे जो रिक्रूट है उनको रिक्रूट किया जाए फॉर द पीरियड ऑफ 4 years. बट 4 years के बाद सिर्फ 25% लोगों को परमानेंट कमीशन पे रखा जाएगा. सिर्फ 25% लोगों को ही परमानेंट कमीशन दिया जाएगा. तो इसी के चलते हरियाणा ने 10% कोटा अनाउंस किया फॉर अग्निवीर्स इन दी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स. तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग अग्निवीर स्कीम के अंदर रिक्रूट किए जाएंगे. उसके बाद 25,000 लोगों को परमानेंट कमीशन मिलेगा. तो जो बाकी बचे लोग हैं 75,000, उनमें से 10% हरियाणा अपनी पोस्ट में उनको देगा, कांस्टेबल्स में माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन एंड स्पेशल पुलिस ऑफिसर. इसी के साथ साथ उन्हें सब्सिडी भी ऑफर की जाएगी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट को जो अग्निवीर को 30,000 पर मंथ सैलरी देंगे. तो जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स अग्निवीर को रिक्रूट करेंगे उनको पर एनम 60,000 सब्सिडी भी दी जाएगी. सो दिस वाज द स्कीम. सावन बिगिंस विद द हरेला फेस्टिवल इन उत्तराखंड 2024. तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हरेला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है. तो हरेला फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है इन दी पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. हिमाचल उत्तराखंड के पर्टिकुलरली कुमाऊं रीजन में, उत्तराखंड के पर्टिकुलरली कुमाऊं रीजन में इसको ऑब्जर्व किया जाता है. दिस ट्रेडिशनल फेस्टिवल होल्ड्स डीप सिग्निफिकेंस फॉर द रीजन्स एग्रीकल्चर एंड कल्चर, सिंबलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड ओवरऑल वेलबींग. तो हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है. आंध्र प्रदेश विंस गुलबेंकिन प्राइज फॉर नेचुरल फार्मिंग मॉडल. तो आंध्र प्रदेश ने जीता है गुलबेंकिन प्राइज फॉर नेचुरल फार्मिंग मॉडल. तो आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 गुलबेंकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, जिसको इंस्टीट्यूट किया था पोर्टुगल बेस्ड कैलुस्टे गुलबेंकिन फाउंडेशन. तो पोर्टुगल की एक फाउंडेशन है कैलुस्टे गुलबेंकिन फाउंडेशन, इसने इंस्टीट्यूट किया था गुलबेंकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी. इट इज प्रेजेंटेड एनुअली टू इंडिविजुअल्स and organizations making substantial contributions to global food security, climate resilience and ecosystem protection. तो ये हर साल ऐसे individuals and organizations को दिया जाता है जिन्होंने substantial contribution दिया global food security को, climate resilience को and ecosystem protection को. ये याद रखना है किसने जीता, आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव ने ये अवार्ड जीता था और पोर्टुगल बेस्ड कैलुस्टे गुलबेंकिन फाउंडेशन ने इसे इंस्टीट्यूट किया था. Now let us see the appointments of the day. First is Manoj Sonik. So former Chief Secretary of Maharashtra, ये महाराष्ट्र के former Chief Secretary रह चुके हैं. इनको अपॉइंट किया गया है as the Chairman of the Maharashtra Real Estate Regulatory Authority. तो महाराष्ट्र की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे रेरा भी कहा जाता है, उसके ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं. नेक्स्ट इज जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस आर महादेवन. द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ 2 more जजेस. तो सुप्रीम कोर्ट में 2 और नए जजेस को अपॉइंट किया गया है, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस आर माधवन. तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हैं, इस जिनमें से एक सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस. सीजे हमारे कौन है, डीवाई चंद्रचूड़. एंड रिसेंटली 2 जजेस को अपॉइंट किया गया है,
और इसमें से जो एन कोटेश्वर सिंह है, ही इज द फर्स्ट जज फ्रॉम मणिपुर। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से जज हैं जो मणिपुर के पहले जज बने, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुआ उनका। सो दिस इज एन कोटेश्वर सिंह। So that is it for this daily current affair session. Please like, share, subscribe, and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.